जय हिंद फ्रेंड्स। इस क्लास में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत बायोलॉजी विषय का कंकाल तंत्र चैप्टर को पढ़ेंगे। कौन सा? कंकाल तंत्र चैप्टर अर्थात स्केलेटन सिस्टम जिसे हम लोग जानते हैं। पहले हम एनसीईआरटी सार संग्रह बुक के वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे तथा उसके बाद फिर उसी बुक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उनके दूसरे बुक के उसको देखेंगे। तो पूरा क्लास आप ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी बुक जो है आप सभी जानते हैं कि आईएएस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम इसको लेकर आए हुए हैं जहां से आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस बुक के एनसीईआरटी सार संग्रह के कंकाल तंत्र चैप्टर के साथ पहले हम वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे तथा उसके बाद जो प्रश्न दूसरे वाले एनसीईआरटी सार संग्रह से बने हुए हैं वहां उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन अर्थात हार्ट पोस्टुलेशन कब प्रारंभ होता है? तो मानव भ्रूण का हार्ट स्पंदन या हृदय स्पंदन विकास के चौथे या पांचवें सप्ताह में होता है। अर्थात जब मानव भ्रूण अपने विकास अवस्था के पांचवें सप्ताह में पहुंचता है तो ही उसका हार्ट बीट शुरू होता है, उससे पहले उनकी हार्ट बीट नहीं सुनी जाती है। तो मतलब हार्ट बीट की शुरुआत जो है ये कब से होती है? तो भ्रूण विकास के चौथे या पांचवें सप्ताह में। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। कितनी? 29 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। ये जो 29 हड्डियां होती हैं उन्हें आप एक ट्रिक से समझ सकते हैं। ये 29 हड्डियां जो है मानव शरीर में या मानव के हेड में पाई जाती है। कितनी हड्डियां? 29 हड्डियां। अब इनको भी अलग अलग बांटा गया है। ये जो 29 हड्डियां हैं इनमें से 6 हड्डी जो है वो कान की होती है। उसके बाद एक हड्डी जो होता है वो हायोइड बोन होता है। कौन सा? हायोइड बोन होता है। इसके बाद आता है खोपड़ी। ठीक है, मानव खोपड़ी। ध्यान रखना है, मैंने बताया था पहले मानव की जो हेड है मतलब हेड में 29 अस्थियां और फिर आता है खोपड़ी। खोपड़ी में होती है 22 अस्थियां। ठीक है, और खोपड़ी में जो 22 अस्थियां होती है इनमें से जो 22 अस्थियां होती हैं इन 22 अस्थियों में से 14 अस्थियां जो होता है कितना? 14 जो अस्थियां होता है वो कपार में पाया जाता है। कहाँ? कपाल में या फेस में जो है 14 अस्थियां पाई जाती है। सॉरी, 14 फेस में और कपार में 8 अस्थियां पाई जाती है। तो ध्यान रखना है आपको, जो हेड में 29 अस्थियां होती हैं। ठीक है, हेड में यहाँ जो खोपड़ी दिया हुआ है खोपड़ी की जगह आपको हेड कर लेना, मतलब पूरा जो सिर है उसमें 29 अस्थियां होती हैं। इन 29 में से 6 जो अस्थियां होती है वो कान की होती है। एक हायोइड बोन होता है जो छिपा हुआ होता है, ठुड्डी के अंदर होता है। दूसरा इसके बाद जो है 22 जो हड्डियां होती हैं वो खोपड़ी में होती है और ये 22 हड्डियों में से 14 फेस पे पाया जाता है। कितना? 14। और 8 हड्डियां कपार में पाया जाता है। ध्यान से फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 29 और 29 में से आप कितना दे दीजिए? कान को 6 हड्डियां दे दीजिए, हायोइड बोन को 1 हड्डी दे दीजिए, खोपड़ी में 29 और 29 को भी 2 भाग में देना है आपको, फेस में 14, मानव के फेस में 14। ठीक है, और फिंगर में भी 14 होते हैं। तो 14 याद रखना है कि 14 के जो फिंगर जब फेस पे मारते हैं तो मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 14 फेस में है और 14 हाथ में है, ये याद रखना है आपको। और कपार में 8 हड्डियां होती है। वैसे ही अगर आप देखिएगा तो हाथ में 30 हड्डियां होती है। एक हाथ में 30 हड्डियां, तो दोनों हाथ में मिलकर के 30 गुना 60 हड्डी हो जाएंगे। एक हाथ में 30 हड्डी तो दो हाथ में मिलकर के 60 हड्डी। पैर में फिर 30 हड्डी होता है तो दो पैर में मिलकर के 60 हड्डी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी में 26 होती है। रीढ़ की हड्डियां 26 होती है। ठीक है, जिसे बैकबोन जानते हैं, लेकिन बचपन में जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो 33 होती है। रिब्स की बात कीजिएगा तो 24 होती है। रिब्स जो सीने की जो पसली होती है उसकी संख्या 24 है। एक होता है एस्टर्नम, इन दोनों को मिलाकर के रिब्स 24 और एक एस्टर्नम, ये हो गया 25। तो छाती की हड्डी कितनी होगी? 25। छाती में पूछता है तो 25, पसली पूछता है तो 24, एस्टर्नम पूछेगा 1। रिब्स और एस्टर्नम मिलाकर ही कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, छाती में हड्डियों की संख्या 25। कान में मैंने आपको बताया 6। ठीक है, और हेड में कितना? हेड में 29 हड्डियां होती है। ठीक है, और 6 हड्डियां और होता है। एस्केपुला 2 होता है जो शोल्डर के पास होता है। कैल्विक जो कॉलर के पास होता है 2 हड्डियां। पैल्विक जो पैर के पास होता है ये 2 हड्डी। तो कुल मिलकर इस तरह से 206 हड्डी हो गया।
इस पे लिख पाना थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आप अगर चाहें तो एक एक करके नोट कर सकते हैं। मैंने सबको बता दिया है किनकी कितनी हड्डियाँ हैं। चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र पूछ रहा है, तो वो कशेरुकी रज्जु में होता है। कशेरुकी रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पीठ की एक हड्डी होती है। ठीक है, यहाँ से ही प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो कशेरुकी रज्जु में। कहाँ? कशेरुक रज्जु में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, तो वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बच्चे में बात करें तो 300 हड्डियां होती है। कितने? 300 हड्डियां होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है वयस्क मानव में कितना होता है, तो वयस्क मानव में 300 हड्डियां होती है। ये आपको वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। शिशु में 300 होता है, और जब बचपन होता है तो 208। ये देखिए बचपन में सबसे ज़्यादा हड्डी होने के कारण है कि बढ़िया हड्डियाँ टूटी होती है। शिशु अवस्था में हमारी 300 हड्डियाँ होती हैं। ये बहुत छोटी छोटी और अलग अलग पार्ट में बटी हुई होती है। ठीक है, वहीं जब थोड़ा सा और हम बड़ा होते हैं तो 208 हड्डियाँ रह जाती है, और जब वयस्क हो जाते हैं तो 206 हड्डियाँ हो जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, ये सब क्यों? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून जो है डेड सेल होने के कारण इसे काटने पर पेन या दर्द नहीं होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग दांतों का एनामेल या दंत वल्क है। कौन सा? दांतों का एनामेल या दंत वल्क है। अगला क्वेश्चन है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है, तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य है जोड़ का प्रतिस्थापन अर्थात ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना। जो शरीर की हमारे ज्वाइंट है, जैसे हाथ का ज्वाइंट, पैर का ज्वाइंट, तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी के तहत हम जोड़ का प्रतिस्थापन कर देते हैं जब उसमें कुछ खराबी आती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। ध्यान रखना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है। ध्यान रखना है स्टेपिज कहा जाता है। कौन सा? स्टेपिज। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछता है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो फीमर होता है, जो जांघ में पाया जाता है। इसे उरु अस्थि भी कहा जाता है। क्या? उरु अस्थि भी कहा जाता है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला वही फैक्ट आ गया, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर अस्थि है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर अस्थि है, जो जांघ में पाया जाता है। यह सबसे बड़ी अस्थि भी होती है। सबसे बड़ी बोलिए या सबसे लंबी बोलिए, फीमर ही होता है। और अगर आपसे पूछ देता है कौन सा, तो मानव शरीर की चमकीली हड्डी, कौन सा? चमकीली हड्डी, तो वो होता है टिबिया। कौन सा? टिबिया, जो कि घुटने के नीचे पाया जाता है। कौन सा? टिबिया। यह मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं नर्व्स होती हैं। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी नर्व्स होती हैं, तो 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य शरीर में पसलियों के 12 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। ध्यान रखना है कि जो मानव शरीर में है निषेचन कहाँ होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में निषेचन का प्रोसेस कहाँ होता है, तो मानव शरीर के डिंब वाहिनी अर्थात फेलोपियन ट्यूब में ही शुक्राणु अर्थात जो स्पर्म होता है वो डिंब ओवम को निषेचित करता है। तो मानव शरीर में जो निषेचन या ये हमको इसको क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है ये कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में। और इस निषेचन में भाग कौन लेता है, तो शुक्राणु
मेल साइड से शुक्राणु और फीमेल साइड से ओवम या डिम्ब वाहिनी, ठीक है, अंडाणु जिसको बोलते हैं। अगला फैक्ट है, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो वयस्क मानव के शरीर में जल प्रतिशत लगभग 65% होता है। कितना? 65%। कभी कभी एग्जाम में 65 से 70 दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 65 से 70 भी होता है, ठीक है। तो 65 से 70% होता है हमारे शरीर में जल का प्रतिशत। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अस्थि अर्थात हड्डी एवं दांत, तो इन दोनों के निर्माण होती आवश्यक क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि हड्डियां जो है मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट की ही बनी हुई होती है। तो हड्डी एवं दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम फास्फेट और अधिक जरूरी है। कैल्शियम और फास्फेट अर्थात कैल्शियम फास्फेट की बहुत आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी? जबड़े की हड्डी होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर की। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की, ठीक है। और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है, जो कि घुटने के नीचे की हड्डी होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन अर्थात ड्राइंग, सूखने से उसे कौन बचाता है? तो इससे बचाने के लिए उल्व या एमिनॉन बचाता है। कौन? एमिनॉन बचाता है। जो परिवर्धनशील भ्रूण है उसे सूखने से रक्षा उल्वन करता है, या एमिनोसेप्टिन बोलते हैं। एमिनॉन यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा उल्व या एमिनॉन करता है। अगला फैक्ट है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत? 20 दांत। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है कि मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो कुल 52 दांत होते हैं। कितने? 52 दांत होते हैं। जनरली तो हम लोग जानते हैं कि मानव के जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 32। मानव के दांत कितने होते हैं? 32। लेकिन इनमें से 20 जो दांत हैं वो पुनः विकसित होते हैं, टूट करके पुनः विकसित होते हैं। तो हो गया ना 32 और 20 52। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। मानव के जीवन काल में अगर पूछता है कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। अगर पूछता है कि जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो मानव के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या है 52। कैसे? तो 32 तो दांत होते ही हैं मानव के जीवन काल में, ठीक है, जनरली, जैसे अब ये विकसित है। लेकिन बचपन में हमारे 20 दांत टूट करके दोबारा आते हैं। तो इन 20 दांतों के टूट करके दोबारा आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? ये 20 और ऐड हो जाते हैं, और जीवन काल में कुल हमारे 52 दांत हो जाते हैं। कितने? 52 दांत। जैसे अभी हम वयस्क हैं तो हमारे पास दांतों की संख्या है 32, लेकिन बचपन में हमारे 20 दांत जो हैं दोबारा टूट करके आए हुए हैं। तो इन दोनों को ऐड करिएगा तो कुल हमारे लाइफ टाइम में कितने दांत हो गए? 52 दांत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट क्या है, उसके तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? गुहा का मतलब होता है शरीर में जो बचा हुआ खाली स्थान है, जैसे कि वक्ष गुहा, अर्थात वक्ष में जो छाती में हमारे जो खाली जगह होता है उन्हीं के कारण हम सांस ले पाते हैं। और अगर खाली जगह नहीं होता तो हमारा हार्ट फूल, अगर सांस लेने पर वो फैलता नहीं। तो वह जगह शरीर में जो खाली होता है उसके हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। सॉरी, वक्ष गुहा नहीं बल्कि गुहा कहते हैं। वक्ष गुहा एक खाली जगह है, जैसे कि मुख गुहा, तो मुंह खाली में हमारे खाली जगह होता है। वक्ष गुहा जो छाती में खाली जगह होता है। वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कोलम या स्प्लैंगिक गुहा है। कोलम या स्प्लैंगिक एक कैविटी, और इंग्लिश में इसे कैविटी भी कहा जाता है। एक अलग से इसका टॉपिक ही है पार्ट्स ऑफ बॉडी में, आपको कैविटी ऑफ, ठीक है। तो कैविटी नाम का चैप्टर है, जो कि उसमें भी हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको हम ये आपको ध्यान में रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो गुहा है कोलम या स्लैम्पिक गुहा है। अगला है, त्वचा पर चोट लगने के बाद, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन अर्थात रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो चोट लगने के बाद इनका रीजनरेशन घनाकार उपकला द्वारा अर्थात घनाकार कोशिका या ऊतक के द्वारा किया जाता है। चोट लगने के बाद जो उसका मेंटेनेंस है या रीजनरेशन है, यह कौन करता है? तो घनाकार उपकला कोशिका करती है। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है, कंडरा किसको जोड़ती है? तो कंडरा अर्थात टेंडम पेशी को अस्थि से जोड़ता है। पेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम टेंडम करता है। कौन सा? टेंडम को।
टेंडम जो है अस्थि अर्थात हड्डी को किससे जोड़ता है, पेशी से अस्थि को, मतलब हड्डी को मांस से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो टेंडम। उसके बाद है स्नायु, लिगामेंट अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, किसको, अस्थि से अस्थि, अर्थात हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो स्नायु करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नायु एवं कंडराय कैसे ऊतक हैं, तो स्नायु एवं कंडरा अर्थात टेंडरम ये संयोजी ऊतक है, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संयोजी ऊतक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा, कंडरा ऊतक और स्नायु, ये तीनों अलग अलग नहीं है, लगभग सेम है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, याद करने के लिए सेम है, हालांकि है अलग ही, लेकिन याद करने के लिए आपको इसे सेम में लेकर के याद करना होगा। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, त्वचा पर चोट लगने के बाद जो बनाता है वो तो घनाकार एक अलग हो गया, लेकिन यहाँ जो पूछा है कंडरा अर्थात टेंडम किसको जोड़ता है, तो पेशी से अस्थि को, हड्डी से मांस को जोड़ने का काम टेंडम करता है, कौन, टेंडम। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, तो स्नायु करता है, कौन सा, स्नायु या लिगामेंट कोशिका करता है। ठीक है, आपको इसे ध्यान रखना होगा। आगे अगर आप बढ़ा जाए तो आगे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है। तो ध्यान देना है, जो स्तनी की अस्थि है, मतलब जो मैमल्स पर प्रजाति है या मैमल्स जो जंतु हैं उनकी उपास्थि और अस्थि में अंतर क्यों होता है। तो उपास्थि का मतलब होता है पतली हड्डियाँ, अस्थि का मतलब होता है मोटी हड्डियाँ। इन दोनों में होता है अंतर क्यों, तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। एक नलिका होता है जिसे हैवर्सियन नलिका कहा जाता है, और इन्हीं में भिन्नता के कारण ही इन दोनों में अर्थात स्तनियों में अस्थि और उपास्थि में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है। तो अस्थि का मैट्रिक्स अर्थात जो बीच वाले पार्ट होते हैं हड्डियों में, आप देखिएगा तो ओसिन प्रोटीन का बना होता है, कौन सा, ओसिन प्रोटीन। तो क्वेश्चन पूछता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। जनरली हड्डियाँ तो कैल्शियम कार्बोनेट का बनी होती है या कैल्शियम फास्फेट का बनी होती है, लेकिन यहाँ पूछा है कि यह कौन सा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो मैट्रिक्स, अस्थि का जो मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन। जनरली भी अगर पूछता है कि अस्थि का या हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन। नेक्स्ट फैक्ट है अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः क्या होते हैं। तो अस्थियों अर्थात हड्डियों को कठोर बनाने वाले जो लवण होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट ही हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन सा लसिका लिम्फ रुधिराणुओं की अनुपस्थिति में होती है। कौन लसिका में किण्वन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति में होती है, तो वो लाल रुधिराणु अर्थात आरबीसी है। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको लेफ्ट कर दीजिए। अगला देखते हैं कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है। तो ये होता है केराटिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन यह त्वचा, बाल, नाखून, जानवरों के सींग तथा उनके खुर में पाया जाता है। तो वो कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें गलत करके नहीं आना है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, आपको अभी हमने बताया था कुछ देर पहले। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो अस्थियों में मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट पाया जाता है। देखिए यहाँ अकार्बनिक पदार्थ पूछ दिया, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि किसके कारण अस्थियां मुख्यतः मजबूत होती है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट के कारण। इनसे आपको एनसीईआरटी समरी पढ़ने से आपको ये बहुत ही फायदा होने वाला है। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है, तो मैरो कैविटी का निर्माण ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती है। कौन सी, ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। कौन सा, संयोजी ऊतक से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो शिशु अर्थात बाल्य अवस्था में अस्थियों की संख्या 300 होती है, जबकि युवा अवस्था में बाल्य अवस्था जो कि शिशु अवस्था हो गया, और शिशु अवस्था के बाद बाल अवस्था आता है,
शिशु सबसे छोटा अवस्था हो गया, समझ लीजिए कि 1-2 मंथ का जो बच्चा है उसका, उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हड्डियों की संख्या घट करके 206 हो जाती है, तथा जैसे वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ। शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, ठीक है। जैसे वो बड़ा होता है तो 208 रह जाती है, जबकि वह युवा अवस्था में आ जाता है तो हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो युवा अवस्था में 206। क्वेश्चन में अगर आप जनरली पूछता है कि मानव शरीर में अस्थियों की संख्या, तो 206। जब तक बचपन नहीं कहेगा, शिशु नहीं कहेगा, तो उसको नहीं छेड़छाड़ करना है। अगर सिर्फ ऐसे ही देगा तो 206, 206 नहीं, अगर 208 ऑप्शन में है तो उसके साथ जा सकते हैं, 300 ऑप्शन में तो उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि 300 बच्चे में पाया जाता है, शिशु में जो छोटा बच्चा है। और जब बच्चा हो जाता है मतलब कि शिशु जो कि 1 मंथ का है, और बच्चा जो कि 2-3 साल का है, और युवा अवस्था जो 18 साल के आसपास का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो फैक्ट है, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है। तो ये जुड़ी होती है अचल संधि के द्वारा। कौन सा? अचल संधि के द्वारा। अचल संधि अर्थात इमूवेबल ज्वाइंट के द्वारा ही हमारी खोपड़ी की हड्डियां जुड़ी होती है। यही हमारे दांत में भी पाया जाता है। जो संधि अस्थियां या जो हड्डियां में मूवमेंट नहीं होता है उन्हें ही अचल संधि कहा जाता है। जैसे दांत की हड्डी तथा कौन सा संधि? तो दांत की और अस्थियों मतलब कि खोपड़ी की अस्थियां। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि अर्थात हिंग्स बोन का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो अल्ना और ह्यूमरस। ये दोनों, अल्ना जो कि हाथ की हड्डियां हैं, जो हमारी कोहनी से ऊपर की जो हड्डी है उसे ह्यूमरस कहा जाता है, और जो कोहनी के नीचे की जो हड्डी है उसे अल्ना कहा जाता है। अल्ना। तो ह्यूमरस और अल्ना जो रेडियस है, इन दोनों के जोड़, ये क्यों, कौन से जोड़ के तहत है ये? तो हिंग्स बोन का है। कौन सा? कब्जा संधि या हिंग्स बोन के तहत ये है, ठीक है। ये इतना ही इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी समरी में। जब हम इसको अलग से एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको ये और अच्छे से मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक यहाँ फैक्ट दिया हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम एवं प्यूबिस हैं। मनुष्य की श्रोणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम एवं प्यूबिस है। तो ये अभी हमने देखा दोस्तों, तो एनसीईआरटी समरी का 1 लाइनर था, ठीक है। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी समरी का ही कंकाल तंत्र चैप्टर से ही जो प्रश्न बन रहे हैं उनको। तो ये जो एनसीईआरटी समरी है, इनके 2 बुक हैं। एक 1 लाइनर की बुक है और दूसरा जो बुक है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है, दूसरा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की बुक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी देखेंगे हम लोग। 1 लाइनर हमने देख लिया है, ठीक है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या। तो वयस्क में पूछा है तो 206, ठीक है। अगर पूछता है शिशु में तो 300, और बच्चे में तो 208, ठीक है। इस तरह से अस्थियों की संख्या आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ दिया भी है कि अस्थियां ठोस, कठोर एवं शक्तिशाली संयोजी ऊतक है, जिनका निर्माण तंतुओं एवं मैट्रिक्स से होता है। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शिशु काल में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है। तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी है वो कान की स्टेपिस है, और सबसे जो बड़ी है वो फीमर है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपिस और सबसे बड़ी फीमर। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो इसका हम डिस्कशन देख लेते हैं, इसके बारे में व्याख्या इसका क्या दिया गया है इसमें। इसका व्याख्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज है जो कि कानों में पाई जाती है, तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर है जो जांघों में पाई जाती है। और फीमर को ही उरु अस्थि भी कहा जाता है, क्योंकि बीपीएससी एक बार पूछा हुआ है कि उरु अस्थि शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो ध्यान रखना होगा आपको वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है। तो मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो ध्यान देना है, यह बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है, सही है। मानव का जो हड्डियां है वो दोनों भाग में विभाजित होता है। अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल में उपांगीय कंकाल में विभाजित होता है, यह भी क्या है? तो सही है, ठीक है। आपको ध्यान देना है। उसके बाद है, अक्षीय कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों तथा उरोस्थि में विभाजित किया जाता है, ये भी सही है।
उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका डी ऑप्शन ध्यान दीजिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, आपको इसमें से फॉल्स फाइंड करना था, तो डी था। ठीक है, अब यहाँ देखिए उपांगीय कंकाल क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ ध्यान से दिया हुआ है। उपांगीय जो कंकाल है वो इसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है, के अंतर्गत हाथों एवं पैरों की अस्थियां, बोन ऑफ लिम्स तथा मेखलाए ग्रीडल्स शामिल की जाती है। नाखून, बाल तथा रोम बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यह बाहरी हड्डियां के तहत इसके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें से हमको असत्य पहचानना है। कुछ क्वेश्चन इधर है और आधा उस साइड में है। ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी सही है। स्नायु जो है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, ये भी सही है। अच्छा, इसका अगला फैक्ट देख लीजिए। अगला जो ऑप्शन है वो देख लीजिए पहले। ठीक है, नाखून, बाल एवं बाह्य चर्म अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ से बने होते हैं। नाखून, बाल एवं बाहरी चर्म एपिडर्मिस अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ से बना होता है। स्नायु दो अस्थियों या उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है। तो इसमें जो उत्तर दिया हुआ है ये ए दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको कंफर्म कर लेते हैं। रुक जाइए एक मिनट, कि अभी हमसे जो पूछा था क्वेश्चन क्या था, तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा है मानव कंकाल के संबंध में क्या असत्य है, तो ये तो हो ही गया है। एक सेकेंड, 4 नंबर क्वेश्चन, स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो यह गलत ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ भूपर पट्टी में भी सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ऑक्सीजन फ्रीजी अवस्था में नहीं पाया जाता है, कुछ तो ये वाटर के रूप में रहता है, कुछ ऑक्सीजन कहाँ रहता है, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के रूप में जाता है, जहाँ से हम लोग क्या है प्रोटीन संश्लेषण कर पाते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता है, जिसके नाम एवं शरीर में सामान्य मात्रा है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.2%। तो ऑक्सीजन 65 आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, दूसरे नंबर पर कार्बन और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन, इन्हीं तीनों को याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 1 से क्या करना है, मिलाना है। उसके बाद यहाँ कूट दिया गया है, इन कूट के आधार पर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए अब इनमें से कौन क्या है इसको आपको पढ़ लेना है एक बार, और आपको इसे मैच भी करना है। अभी हमने बताया था मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29, तो 1 का 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में अस्थियों की संख्या बोल रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड में 33 होता है, बचपन में 33 होता है, युवा अवस्था में इसमें 26 होता है। ठीक है सॉरी। उसके बाद है पसली, पसलियों में हड्डियों की संख्या 24 होता है। तो पहला ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2, 3 4 2 और डी का हो गया 1। तो उरोस्थी अर्थात स्टर्नम अस्थियों की संख्या 1 होता है। और अगर छाती में पूछ देता है तो इसी पसली और उरोस्थी अर्थात रिब्स और स्टर्नम की मिलाकर ही छाती में 25 हो जाती है हड्डियों की संख्या। तो ऑप्शन हमारा होगा 3 4 2 1। आइए देखते हैं किस में दिया हुआ है, 3 4 2 1, तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ दिया भी गया है खोपड़ी में 22, अगर मस्तिष्क में पूछेगा तो कितना हो जाएगा ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं रखना है, इसको हम अलग से जो आपको स्केलेटन सिस्टम वाली पूरे थ्योरी क्लास जब कराएंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे। मेरुदंड में 33, पसली में 24 और उरस्थी में 1 अस्थि होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, इसमें जो अस्थि है और संधि उनका जो है इनमें कौन सा गलत है, इन्हें हमें पहचानना है। हाँ अब ठीक है, एक सेकेंड। अगला ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अस्थि या संधियों के विषय में असत्य कथन की इसमें पहचान करनी है। अस्थियां संधियों अस्थियों के जुड़ने वाले स्थानों पर स्थित होती हैं।
ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। मनुष्य की गर्दन में धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा असत्य है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरा को अच्छे से एक बार पॉज करके पढ़ पाएँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। शरीर के वे स्थान जहां दो अस्थियां परस्पर जुड़कर शरीर को गतिशीलता प्रदान करती है अस्थि संधि अर्थात बोन जॉइंट कहलाती है। गति एवं प्रकृति के आधार पर अस्थियां संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि तथा अचल संधि। मनुष्य के घुटनों में कंदुक खलिका अर्थात बॉल एंड सॉकेट संधि पाई जाती है। अपूर्ण संधियां कपाल की अस्थियों में या क्राइनल बोन में पाई जाती है तथा कैसेरिको तथा वर्टिब्रल के मध्य पाई जाती है। ये कुछ इसकी व्याख्याएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? तो फॉल्स रिब तथा फ्लोटिंग रिब वक्षीय पिंजर में पाया जाता है। कहाँ पे? वक्षीय पिंजर में पाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं एनसीईआरटी समरी के जो वन लाइनर फैक्ट तो हमने बहुत पहले ही देख लिया स्टार्टिंग में ही। अभी हम देख रहे हैं कौन सा? तो इसमें जो एनसीईआरटी का प्रश्न संग्रह है उसको। मनुष्य में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती है। प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ वक्ष के सामने उरोस्थी से और पीछे मणिदंड की कोशिका से जुड़ी होती है, परंतु 8वें, 9वें तथा 10वें जोड़ी की पसलियाँ उरस्थी से न जुड़कर अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स या गौण पसलियाँ कहा जाता है। 11वें, 12वें जोड़ी की पसलियाँ केवल मेरुदंड से ही जुड़ी होती है और इनका अगला सिरा मुक्त होता है, इसलिए इन्हें तैरती पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग रिब्स आप समझ गए होइएगा। और यहाँ पूछा भी था कि फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है, तो ये वक्षीय पिंजर में, छाती वाली जो हड्डियाँ होती हैं उन्हीं में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूटों से इनका बताना है। तो ध्यान से देखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा है? इम्पोर्टेंट। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो कैल्विक है वो कॉलर के पास जो हड्डी होती है जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है उसे कैल्विक कहा जाता है। ठीक है, जो घुटने की कैप होती है ऊपर की उन्हें पटेला कहा जाता है। क्या? पटेला। शोल्डर के पास जो हड्डी होती है पीछे से जो शोल्डर होता है उसे स्कैपुला कहा जाता है। और छाती में जो रिब्स होता है एक होता है उसे एस्टर्नम कहा जाता है। ठीक है, 24 तो होता है रिब्स और एक होता है एस्टर्नम, जो खड़ी हड्डी होती है छाती में उसे एस्टर्नम कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है हिंदी में दिया गया है, तो इसलिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कैल्विक जो है कहाँ पाया जाता है? तो कॉलर के पास। पैटेला घुटने की हड्डी में जो ऊपर की होता है, घुटने का जो कैप होता है वो वाला। स्कैपुला होता है शोल्डर की हड्डी को स्कैपुला कहा जाता है। स्कैपुला, ठीक है, कहाँ किसको, किसकी हड्डी को? तो शोल्डर की हड्डी को स्कैपुला कहा जाता है। और स्टर्नम कौन सा होता है? तो ध्यान देना है कि स्टर्नम होता है छाती में जो एक खड़ी हड्डी होती है उसे स्टर्नम कहा जाता है। तो इसे मैच कैसे कीजिएगा? तो ध्यान से देखिए कैसे मैच करना है। उरोस्थी अर्थात देखिए शॉर्ट में इंग्लिश में ब्रेस्ट दिया हुआ है, तो उरोस्थी जो ब्रेस्ट में पाया जाता है वो स्टर्नम में पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट स्टर्नम जो है वो ब्रेस्ट में पाया जाता है। स्कैपुला जो है घुटने में पाया जाता है। कौन? सॉरी, स्कैपुला जो है शोल्डर में। उसके बाद है पटेला कैल्विक। कैल्विक जो है कॉलर के पास पाई जाने वाली ब्यूटी ब्रेन होता है। कैल्विक कॉलर के पास पाया जाने वाला ब्यूटी बोन। तो देखिए यहाँ कॉलर बोन इंग्लिश में दिया हुआ है कॉलर बोन। तो इस तरह के जब आपको क्वेश्चन करना हो तो थोड़ा सा इंग्लिश वाला आप जरूर देखिएगा। इसे हिंदी में जन्नुक कहा जाता है। अब जन्नुक याद करना, जत्रुक याद करना मुश्किल है, इसलिए कॉलर बोन याद रखिए। और कॉलर बोन को कैल्विक कहा जाता है, जिसे हम लोग जनरली ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है पटेला, यह घुटने की हड्डी होती है। पटेला क्या होती है? घुटने की हड्डी होती है। घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। तो हमने इसको इतना मैच कर लिया कि स्टर्नम जो है वो छाती की हड्डी हो गई, जन्नुक अर्थात कॉलर बोन कैल्विक हो गया, नी कैप को पटेला कहते हैं, और स्कंद फलक शोल्डर बोन होता है स्कैपुला। तो आपको मैंने जो पहले बताया था सेम अभी भी वही है कि कैल्विक हो गया, कैल्विक कॉलर की हड्डी सॉरी, पटेला जो है वो हो गया जन्नु फलक अर्थात नी कैप, स्कैपुला शोल्डर की हड्डी, स्टर्नम उरोस्थी। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर क्या बनेगा तो देख लीजिए, एक का हो गया 4,
बी का हो गया 1, तो 4 1, सी का हो गया 2, 4 1 2 3। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 1 2 3। हालांकि आपको इसे याद करना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है और यहाँ से अगर आपको याद नहीं रहेगा तो गलतियाँ कर सकते हैं। क्या था, 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ डी दिया भी गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसका मिलान भी दिया गया है। उरोअस्थि अर्थात ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहा जाता है, उरोअस्थि को कॉलर बोन अर्थात कैल्विक कहा जाता है, जानुन फलक को नी कैप या पटेला कहा जाता है, स्कंद फलक को स्कैपुला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेल नहीं है। तो ये कंकाल में होने वाले जो रोग हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। तो ध्यान देखिए, गठिया, जोड़ों में सूजन आ जाने को ही गठिया कहा जाता है, ये सही है। सूखा रोग रिकेट्स, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। सॉरी। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियों का कमजोर होकर भंगुर हो जाना या जल्दी टूटने वाला हो जाना ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। टिटेनी या उपास्थियों के फटने के कारण चलने में दर्द होना, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें से डी गलत है, बाकी तीनों सही है और इनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चन को दिया ही गया था सभी के बारे में, लेकिन टिटेनी के बारे में क्या होता है। टिटेनी जो है, टिटेनी नामक रोग शारीरिक तरल कोशिकाओं के बाहर स्थित तरल में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी अथवा पोटेशियम की अधिकता के कारण होता है। इसमें पेशियों की अनैच्छिक संकुचन होने लगता है, हड्डियां अपने आप संकुचित होने लगती है और इसे ही टिटेनी रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो मनुष्य में 20 दांत 2 बार निकलते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दांत दिया गया है ना, ये आपको दांत का जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस दांत के लिए जो है एक ट्रिक होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ट्रिक होता है, जिस ट्रिक से ही आपको याद रखिएगा। इसका ट्रिक होता है ICPM। कौन सा, ICPM, ICPM, ठीक है। ICPM। कितने दांत हो गए, 4 टाइप के। आई से इंसीजर, ध्यान देना है आपको, आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से पीएम से प्रीमोलर, एम से मोलर। और इसका जो ट्रिक होता है वो होता है 2123। 2123। इंसीजर कितना होता है हमारे शरीर में, 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। प्रीमोलर 2 और मोलर 3। अब ये कैसे आपको याद रखना है, तो ध्यान रखना है, ये जो है 2 ऊपर 2 नीचे होता है, मतलब ये हमने सिर्फ ऊपर वाले दांत को बताया है। और ये भी ऊपर वाले दांत कहाँ से, जैसे कि देखिए हमारा इस तरह से हो गया पूरा दांत सिस्टम, तो ये बीच से हमने बांट दिया, 2 1 2 1 2 3, ये नीचे का हो गया, फिर 2 1 2 3, फिर यहाँ भी 2 1 2 3, फिर यहाँ भी 2 1 2 3। तो ये ट्रिक हो गया, आपको ऐसे याद रखना है। टोटल कितना हुआ, 3 2 5 1 6 2 8, 8 4 32 टीथ हो गया हमारे दांत के। तो इस तरह से इसको हम ट्रिक से भी पढ़ाए हुए हैं। ये 2 है सभी जगह, इंसीजर आई से आई, सी से केनाइन, पीएम से प्रीमोलर और एम से मोलर। तो देखिए इंसीजर 2 होता है, तो 2 सभी जगह 2 है इंसीजर। उसके बाद एक केनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है और मोलर 3 होता है। इस तरह से आप दांत को याद कर सकेंगे। अभी जो हिंदी में दिया गया है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, आपसे हम यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में दोस्तों इतना ही। हमने आज पढ़ा किसके बारे में, तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने 2 बुकों का अध्ययन किया। कौन कौन सा, तो NCERT समरी का 1 लाइनर, NCERT समरी का 1 लाइनर तथा उसके MCQ भी, कितने उनके MCQ है। तो दोनों का हमने आई होप अच्छे से कवर किया हुआ है। ये इतना बनते ही हैं इन समरी में, ठीक है। सॉरी। तो आपको क्या करना है, इन्हें ध्यान में रखना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ये हमारा प्रयास कैसा लगा, आपको अपना फीडबैक जरूर दें हमें। आपकी फीडबैक से ही हम इसमें इम्प्रूवमेंट आती है और हम और अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। हमें आपके फीडबैक का हमेशा वेट रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।